क्या कमाल का कमरा है ना। माँ की पसंद है, कमाल किया। कमरे में हर कोना सरोज की पसंद से भरा था। रोमा की कोई राय ली नहीं गई थी। दीवारों पर रंग थोड़ा डार्क नहीं लग रहा? अरे डार्क नहीं, रॉयल लगता है। माँ ने कहा था शाही लगना चाहिए। ये भारी भारी पर्दे, थोड़ी सी रोशनी भी नहीं आती अंदर? कमरे में रोशनी नहीं, सुकून चाहिए। माँ ने एकदम सही कहा था। रोमा के मन में सवालों का सैलाब था, क्योंकि विक्रम के हर जवाब में माँ की छाया थी। कुशन के कवर थोड़े पुराने फैशन के नहीं लगते? अरे वही तो खास बात है, माँ को विंटेज चीजें पसंद है और मुझे भी। शादी का कमरा रोमा और विक्रम का था, लेकिन हर चीज में माँ की पसंद थी। रोमा खुद को बाहरी महसूस करने लगी थी। तुमने मुझसे कुछ भी पूछे बिना सब सेट कर लिया? माँ ने इतने प्यार से सब करवाया, उसे कैसे बदल देता? विक्रम की नजर में ये माँ का प्यार था, पर रोमा को ये उसकी मौजूदगी मिटाने जैसा लग रहा था। कम से कम बेडशीट तो मेरी पसंद की हो सकती थी। अगली बार माँ से कहूंगा तुम्हारी पसंद भी पूछ ले। विक्रम की हर बात माँ से शुरू, माँ पर खत्म हो रही थी। रोमा के हिस्से बस अगली बार रह गया। अगर ये कमरा शादी का तोहफा है तो मेरी इसमें कोई पसंद क्यों नहीं? तोहफा माँ ने दिया है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। कमरा भले सजा हुआ था, लेकिन उस रिश्ते में जगह बनाना अब रोमा का असली संघर्ष बन गया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और सास सरोज कमरे में दाखिल हुई। तो कैसा लगा मेरा सजाया हुआ कमरा? वाह, कमाल कर दिया आपने। ऐसा कमरा तो सपनों में होता है। विक्रम के चेहरे पर माँ के लिए गर्व था, जैसे कोई बच्चे को इनाम मिला हो। जी, बहुत सुंदर है, एकदम अलग सा। अलग नहीं, क्लासिक। आजकल की लड़कियां कहाँ समझती है असली रॉयल्टी। रोमा के लिए वो कमरा एक कैद था, पर रोमा की मजबूरी थी कि उसे झूठी तारीफ करनी पड़ी। माँ, आपने हर चीज में इतना ध्यान दिया, मैं तो देखता रह गया। तो खुश है ना? यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आपने बहुत मेहनत की है आंटी। माफ कीजिए मम्मी जी। अब आंटी नहीं, सीधे माँ बोलो। बहू नहीं, बेटी बन के रहो यहाँ। सरोज के शब्दों में मिठास थी, पर रोमा उस मिठास में दबाव महसूस कर रही थी। वैसे कल तैयार है ना सब? हम सब शॉपिंग पर चलेंगे। क्या बात है माँ, फिर तो मजा आ जाएगा। शॉपिंग? हाँ, मेरी बहू के लिए साड़ियाँ खरीदनी है, एक से एक बढ़िया सिल्क की। देखा माँ कितना सोचती है तुम्हारे लिए। जी, बहुत अच्छा लगा सुनकर। हर बात में सरोज की पसंद ही कायदा थी और रोमा की पसंद बस एक सवाल बनकर रह गई थी। अगले दिन सुबह सरोज, विक्रम और रोमा तीनों एक बड़ी सी साड़ी की दुकान पर पहुंचे। भाई साहब, सिल्क और कांजीवरम निकालिए, कुछ हैवी होना चाहिए। माँ की पसंद का कोई जवाब नहीं, सबसे बेस्ट सिलेक्शन करती है। यह देखो विक्रम, गोल्डन बॉर्डर वाली, रॉयल लगती है ना? कमाल है माँ, रोमा पर तो बहुत खिलेगी। अगर कुछ हल्की साड़ी होती तो? अरे शादी के बाद पहली साड़ियां हैं, हल्की क्यों? शानदार होनी चाहिए। रोमा की आवाज वहीं दब गई थी, मानो साड़ियों के रेशों के बीच कहीं गुम हो गई हो। मैं 7 साड़ियां लूंगी, सही से दिखाओ। आपकी पसंद एकदम क्लासिक है मैडम जी। पैक कर दीजिए सब, माँ ने जो कहा है वही ठीक है। बिल बन चुका था, साड़ियां पैक हो चुकी थी, पर रोमा की पसंद अब भी अधूरी थी। तीनों वहां से निकलकर एक रेस्टोरेंट पर बैठते हैं। मैंने तो सोच लिया है, राजमा चावल, कढ़ी और लस्सी। माँ, तुम्हारा टेस्ट तो टॉप क्लास है। मैं कुछ लाइट लेना चाहती थी। बहुत दही कढ़ी खाओ, इससे ना रंग निखरता है। रोमा का पेट तो भरा था, पर रोमा का दिल खाली खाली सा महसूस कर रहा था। सभी कार में बैठकर घर लौटते समय बातें करते हैं। क्या दिन था माँ, आपने फिर से कमाल कर दिया। अब मेरी बहू भी रॉयल लगेगी, जैसे हमारे खानदान की शान हो। सभी घर लौट आए थे, पर रोमा का मन जैसे वहीं रुक गया था, उस दुकान पर, उन रेशमी तहों में, जहां उसकी पसंद को देखा भी नहीं गया था। अगले दिन पहली बार उसने कुछ अपने लिए सोचा। विक्रम, तुम जानते हो ना कितने दिन बाद बाहर जा रहे हैं? हाँ, आज तो हमारी पहली मूवी डेट है शादी के बाद। काफी समय बाद रोमा की आंखों में चमक थी, जैसे किसी ने उसे याद किया हो। दीदी से भी बात कर ली है, वो माँ को देख लेगी। ठीक है, बस जल्दी निकल दे वरना शो छूट जाएगा। तभी बाहर से सरोज की खांसी और धीमी आवाज सुनाई देती है। विक्रम बेटा, जरा पानी तो ला दे। विक्रम तुरंत उठकर बाहर चला जाता है। रोमा पीछे से देखती रह जाती है। विक्रम के लिए वो पल अब सिर्फ उसकी माँ का था, बाकी सब काम रुक गया था।
माँ को हल्का बुखार है। रोमा, मूवी कैंसिल करते हैं। पर दीदी तो है ना घर पर, वो देख लेंगी। माँ को मेरी जरूरत है और माँ को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। विक्रम ने रोमा के सारे प्लान्स अपनी माँ के नाम पर यूं ही एक पल में मिटा दिए। तुम्हें कभी लगा कि मैं भी तुम्हारे साथ वक्त चाहती हूँ? तुम समझदार हो रोमा, इसलिए बात को समझो, माँ से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। तभी सोनल कमरे में आकर दोनों की बात सुन लेती है। भाभी ने कहा था ना मैं देख लूंगी, हर बार तुम ही क्यों? क्योंकि मैं बेटा हूँ और ये मेरा फर्ज है। पर मैं और पापा भी घर पर हैं, हम दोनों भी संभाल लेते माँ को। माँ की बात मेरे सिवा कोई नहीं समझ सकता, उन्हें तुम लोगों की नहीं मेरी जरूरत है। फर्श की इस दीवार से रोमा की इच्छाएं बार बार टकराकर गिर जाती थी। तभी सरोज दोबारा आवाज लगाती है। मैंने तो बस पानी मांगा था, तुम लोग बहस क्यों कर रहे हो? अरे नहीं माँ, कोई बहस नहीं कर रहा है, ये लो पानी, मैं हूं ना, आपको जल्दी सही कर दूंगा। तो ना होता तो मेरा इतना ख्याल कौन रखता? विक्रम का प्यार एक तरफा था, जो सिर्फ उसकी माँ के लिए था और किसी के लिए नहीं। ठीक है, आप रुकिए, मैं चलती हूँ अपने कमरे में। भाभी उदास मत होइए, माँ ठीक हो जाएगी तब चली जाना घूमने। हर बार कुछ न कुछ हो ही जाता है दीदी, शायद इनका वक्त मेरी किस्मत में ही नहीं है। भाभी आप भी इस घर का हिस्सा है, आपकी खुशी भी मायने रखती है। कभी कभी लगता है जैसे मैं सिर्फ मजबूरी हूँ, जरूरत नहीं। आप ऐसा मत सोचिए, मैं हूं ना आपके साथ, सब ठीक होगा भाभी। वो धीरे से पलटती है और अपने कमरे में चली जाती है। रात होती है, विक्रम कमरे में आता है। रोमा अपनी नाराजगी को अब और नहीं रोक पाती और विक्रम से कहती है, बहुत जल्दी आ गए, माँ की दवाई दे आया। धन्यवाद। क्या मेरी भी कोई दवा है जो तुम मुझे दे सकते हो? विक्रम की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। वो समझ गया था कि बात गहरी है। क्या बात है, दिन भर चुप क्यों रहती हो? चुप इसलिए क्योंकि मेरा दर्द सुनने वाला कोई नहीं। तुम्हारी हर बात में बस माँ ही रहती है। क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी इतनी अहमियत पा सकती हूँ? देखो, माँ मेरे लिए सब कुछ है। ये बात तुम समझो या ना समझो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या मैं बस एक रुकावट हूँ? क्या हमारी शादी सिर्फ नाम भर की है? विक्रम ने एक पल के लिए निगाहें चुराई, लेकिन जवाब नहीं दिया। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, लेकिन माँ मेरी जिंदगी है। माँ से ज्यादा जरूरी मैं हूं भी या फिर नहीं? तुम फिर वही बात दोहरा रही हो। मेरे लिए कभी तो वक्त निकालो विक्रम, मेरी भी कोई कीमत है, उसे महसूस तो करो। उसकी आवाज में अब तक की सारी तड़प समाई थी। तो क्या माँ को नजरअंदाज कर दूं तुम्हारे लिए? तुम कब समझोगी? मैं समझ जाऊंगी जब तुम मुझे वक्त और इज्जत दोगे। मेरे लिए माँ से ज्यादा कोई नहीं है। तुम उन्हें नजरअंदाज मत करो, बस मुझे भी कभी उतना ही जरूरी समझो। तुम्हें तो हर बात में शिकायत करनी होती है रोमा। अगर तुम्हें मेरी कदर नहीं तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। धीमा सन्नाटा छा गया। दोनों के दिलों में उथल पुथल मची थी। ये रोमा की धमकी नहीं थी, बस एक आखिरी उम्मीद थी जिसे विक्रम ने अनसुना कर दिया। माँ बीमार है, मैं उनके पास ही सोऊंगा। तुमने फिर साबित कर दिया कि मेरी कोई अहमियत नहीं है। विक्रम बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। रोमा अंधेरे में खड़ी रही, टूटती रही। कमरे का अंधेरा उसके आंसुओं को छुपा ले गया और वो रोती रोती सो गई। अगले दिन उदास मन से उसने अपने भाई को फोन किया। भैया, अब और नहीं सह सकती, मैं विक्रम के साथ नहीं रहना चाहती। क्या हुआ रोमा? कल तक तो सब ठीक लग रहा था। कुछ ठीक नहीं है भैया, उसके लिए हर बार सिर्फ माँ ही जरूरी होती है। पर तू तो उसकी पत्नी है, तेरी भी कोई अहमियत होनी चाहिए। मैं बस इस घर की एक चीज बनकर रह गई हूँ भैया, इंसान नहीं। यश के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें खिंच जाती है। वो अपनी बहन की पीड़ा को महसूस कर रहा था। क्या विक्रम तुझे वक्त नहीं देता? तेरी बात नहीं सुनता? मेरी हर बात अधूरी रह जाती है भैया। माँ के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। तू कोई बोझ नहीं है रोमा। अगर वहां तेरी कद्र नहीं है तो वहां तेरा क्या काम? हर बार जब भी मैं कुछ कहती हूँ तो यही जवाब मिलता है, पहले माँ। मैं तुझे लेने आ सकता हूँ, तो बस एक बार हाँ बोल। नहीं भैया, अब नहीं, पर मैं अब और यहाँ नहीं रह पाऊंगी। दोनों के बीच एक लंबी चुप्पी छा गई, जैसे भावनाएं भी थक गई हो।
तो जो भी फैसला ले मैं तेरे साथ हूं हमेशा। तुम साथ हो, बस यही हिम्मत है भैया मेरे पास। और क्या, मैं हूं ना, तू अकेली नहीं है रोमा। वो दोनों चुप हो गए। शायद फोन पर कहने को अब कुछ नहीं बचा था, बस समझने को बहुत कुछ बाकी था। फोन कट गया और कमरे में फिर वही सन्नाटा भर गया, लेकिन इस बार सन्नाटा थोड़ी हिम्मत भी साथ लाया था। तभी कमरे में रोमा के ससुर आते हैं। बेटा सब ठीक तो है? आज सुबह की चाय नहीं मिली। सब ठीक है पापा जी, अभी लेकर आती हूँ आपकी चाय। रोमा की मुस्कान में तकलीफ छुपी थी, पर अब ये उसकी आदत बन चुकी थी, दूसरों के लिए झूठी मुस्कान को चेहरे पर लाना। तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? आंखें सूजी सूजी लग रही है। थोड़ी थकान है बस, बाकी सब बढ़िया है। रोमा तेजी से रसोई की ओर बढ़ी। उसकी माँ सविता को अपने साथ घर लेकर आया है। सविता रोती हुई सोफे पर बैठ जाती है। माँ जी बहुत परेशान थी, अब ये हमारे साथ ही रहेंगी। रोमा, तेरा भाई और उसकी बीवी, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? भैया ने आपको निकाल दिया? रोमा का दिल धक से रह गया। उसकी सांसें तेज हो गई, आंखों में गुस्से की लहर दौड़ी। मैंने कहा था दामाद जी से कि मुझे मत लाओ यहाँ पर उन्होंने जिद की। माँ जी ने मना किया, लेकिन ये भी तो उनका घर है, इसलिए मैं साथ में ले आया। भैया और भाभी को शर्म भी नहीं आई? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो अपनी माँ की हालत देखकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। अब सब ठीक है बेटा, बस तू नाराज मत हो। माँ, आप अब कभी अकेली नहीं रहेंगी, ये मेरा वादा है। उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। देखते ही देखते कुछ वक्त गुजर गया। इन दिनों रोमा ने जो देखा वो उसके दिल को छू गया। विक्रम उसकी माँ सविता के लिए वही सम्मान, वही अपनापन दिखा रहा था जो वो अपनी माँ सरोज को देता आया था। माँ जी, आज आपकी पसंद की मूंग दाल की खिचड़ी बना रहा हूँ। अरे दामाद जी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? क्यों, आप मेरी भी तो माँ है, और माँ के लिए मैं कुछ कर भी सकता हूँ। सविता की आंखें भर आई। रोमा दरवाजे पर खड़ी चुपचाप ये सब देख रही थी। ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म परोस कर लाया हूँ, ठंडा मत होने देना। बेटा तू तो बिल्कुल अपने जैसा लगा, बिल्कुल हीरा। रोमा की आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार वो दुख की नहीं सुकून की थी। रोमा ने गुस्से में फोन उठाया और अपने भाई यश को नंबर डायल किया। यश, माँ को घर से निकालती हुए जरा भी शर्म नहीं आई? रोमा, हालात समझ, घर का माहौल सही नहीं था। तो माँ को निकाल देना ही एकमात्र रास्ता था। फोन पर आवाज अब तेज होती जा रही थी, भावनाएं काबू से बाहर हो रही थी। जब देखो तब माँ की चलती है, हमें भी तो सुकून चाहिए कि नहीं? माँ कोई चीज नहीं है जो जब मन हुआ निकाल दोगे। तेरी भाभी बहुत परेशान थी रोमा, मैंने वही किया जो सही लगा। तो तू ही रख लेना अपनी महान माँ को, तुझे ही मुबारक। रोमा का दिल छलनी हो गया। माँ को लेकर इतनी बेरुखी, उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। रोमा ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। कुछ दिनों बाद यश और किरण रोमा के घर आते हैं। अब क्यों आए हो? माँ को घर से निकालकर चैन मिल गया? सुनो रोमा, पहले हमारी बात सुन लो। हम जानबूझकर ऐसा नहीं करते अगर वजह ना होती। तो वजह थी माँ को बेइज्जत करके घर से निकालने की। तू भूल गई थी रोमा कि सास भी किसी की माँ होती है। रोमा अचानक चुप हो गई। उसकी सांसें तेज हो गई, जैसे किसी ने सच का आईना दिखा दिया हो। तो विक्रम की माँ को निकालना चाहती थी, हमने तुझे तेरी ही गलती दिखाई। हम जानते थे तुझसे बेहतर कोई अपनी माँ का दर्द नहीं समझेगा। तो ये सब एक प्लान था, सिर्फ मुझे आईना दिखाने के लिए? रोमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी गलती अब सामने थी, बेहद साफ। तो माँ की तकलीफ देखे बिना फैसला कर रही थी, अब महसूस हुआ ना? विक्रम ने तुझसे कभी शिकवा नहीं किया, फिर भी तू उसकी माँ को हटाना चाहती थी। माफ कर दो मुझे, मैंने माँ के रूप को सिर्फ एक रिश्ते में बांध दिया था। वो अपने भाई और भाभी से लिपट कर रोने लगी। इस बार कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ सच्चाई की चुभन थी। अब मैं अपनी सास को सास नहीं माँ मानूंगी। बस यही तो सुनना था हमें। चलो अब माँ को गले लगाओ, सब कुछ ठीक कर लो। रोमा मुस्कुराते हुए पलटी और पहली बार सासू माँ को माँ की तरह गले लगाया। रोमा ने सबसे माफी मांगी और विक्रम और सरोज ने रोमा को गले लगा लिया। सुमित्रा आज कई दिनों के बाद अपनी सहेली सुनीता के घर जाती है, जहाँ वो उसके घर का कलेश देखती है। उसके घर का कलेश देखकर सुमित्रा अपनी सहेली सुनीता से पूछती है, सुनीता, तेरे घर में ये क्या हो रहा है?
तेरी ये दोनों बहुएं इस तरह बर्ताव क्यों कर रही है, जैसे ये तेरे घर में नहीं बल्कि तू उनके घर में रहती है। सुमित्रा बहन, अब मैं तुझे क्या बताऊं। हर घर की कहानी है। जब घर में दो बहुओं की चलने लगती है ना, वहाँ सास को कुछ नहीं माना जाता और बाद में वो घर घर नहीं रहता। वो घर पूरी तरह से टूट जाता है और उस घर के दो हिस्से हो जाते हैं। मैं तेरी बात का मतलब नहीं समझी, तू कहना क्या चाहती है? यही कि मेरे घर के दो हिस्से हो गए। मेरी दोनों बहुएं अलग हो गई, लेकिन मेरी छोटी बहू मुझे ये कह रही है कि उसके 3 बच्चे हैं, इसलिए उसको ज़्यादा हिस्सा चाहिए। ऐसे कैसे ज़्यादा हिस्सा चाहिए? अरे घर के 2 हिस्से होंगे, वो भी बराबर। और वैसे भी भले ही तुम्हारी छोटी बहू के 3 बच्चे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसे ज़्यादा हिस्सा मिलेगा और तुम्हारी बड़ी बहू को कम। बंटवारा है तो बंटवारा तो 2 ही हिस्सों में होता है, बराबर बराबर। सुमित्रा ये बात बोल रही थी, तभी सुनीता की छोटी बहू वहाँ आती है और सुमित्रा को जवाब देती है। आंटी जी, हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप यहाँ मेहमान की तरह आई हैं, मेहमान की तरह रहिए। हे भगवान, इस घर में सुनीता की छोटी बहू मुझे जिस तरह का जवाब दे रही है, कहीं कल को मेरे भी घर में ऐसा हुआ तो? नहीं नहीं नहीं, मेरी दोनों बहुएं ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है, वो मुझे कभी भी ऐसा नहीं कहेंगी। सुनीता की बहू की बात सुनकर सुमित्रा कुछ नहीं बोलती और वो उसके घर की कहानी सुनकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर सुमित्रा शांति से बैठ जाती है, पर तभी उसकी छोटी बहू नेहा उसके पास आती है और अपनी सास को परेशान देखकर कहती है, माँ जी, आप इतनी परेशान नज़र आ रही हैं, कुछ बात है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही शांत बैठी हूँ। नहीं माँ जी, जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ आप इतनी शांत कभी नहीं रहती, और जब से आप आंटी के घर से आई हैं तब से कुछ ज़्यादा ही शांत है। नेहा की बात सुनकर सुमित्रा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर नेहा को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी जेठानी माया के पास जाकर उन्हें सारी बात बता देती है। अच्छा, तो माँ जी परेशान है, लेकिन माँ जी परेशान क्यों है हमें इस बात का पता लगाना ही होगा। इतना बोलकर माया नेहा के साथ अपनी सास के कमरे में जाती है और सास से सवाल करने लगती है। माँ जी, हम काफ़ी देर से देख रहे हैं, आप जब से सुनीता आंटी के घर से आई हैं तब से अलग ही हैं। आखिर बात क्या है? आप इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हैं? अरे कुछ नहीं माया बहू, बस ऐसे ही। उसने अपने घर की कहानी बताई और ये सुनकर ना थोड़ा अजीब सा मन हो गया। लेकिन ऐसी भी क्या बात है जिसे सुनकर आप इतना परेशान हो रही हैं? नेहा की बात सुनकर सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं को सुनीता के घर की कहानी बताती है कि किस तरह उसकी दोनों बहुएं घर की ज़मीन के लिए लड़ रही हैं, किस तरह उसके घर में आए दिन कलेश होता रहता है और उस कलेश में बेचारी फंस कर रह जाती है। सुमित्रा के मुंह से सुनीता के घर की कहानी सुनकर नेहा कहती है, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपके घर में ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। और वैसे भी हम देवरानी जेठानी के एक ही तो बच्चे हैं, हम लोग इस तरफ बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे, क्यों दीदी? हाँ माँ जी, नेहा सही कह रही है, हमारे घर में कभी घर को लेकर लड़ाई नहीं होगी। लेकिन नेहा, अभी हमारा एक एक बच्चा है, लेकिन आगे भी एक ही रहे ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक नहीं बल्कि 2 बच्चे चाहती हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं और वरुण हमारे दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब राहुल बड़ा हो गया है, इसलिए वो अपने होश संभाल सकता है, वो खुद को संभाल सकता है, और वैसे भी ना 2 बच्चे होने बहुत ज़रूरी है। लेकिन दीदी, आप 2024 में हैं और आज के समय में भी आप 2 बच्चे चाहती हैं। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? अरे भले ही हम 2024 में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक बच्चा रखें। हाँ, तुम्हें रखना है तो तुम रखो, लेकिन मैं और वरुण तो बेबी प्लान कर रहे हैं। हर किसी के थॉट्स अलग होते हैं ना। हाँ, ये भी सही है। चलो, बहुत अच्छी बात है दीदी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस तरह नेहा और माया अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। समय गुजरता है और एक दिन माया नेहा के पास आकर कहती है, नेहा, मैं तो कहती हूँ तुम भी अपने दूसरे बच्चे के बारे में सोच लो। देखो, प्रिया बड़ी हो गई है और अगर तुम्हें बेटा हो जाएगा तो कितनी अच्छी बात है। हाँ भाभी, देखते हैं, पर फ़िलहाल तो मैं दूसरे बच्चे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बाकी फ्यूचर में देखते हैं। नेहा और माया आपस में बात करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन नेहा के दिमाग में अपनी सास की बात घूमने लगती है कि किस तरह उसके पड़ोसन के घर में घर के हिस्से के लिए लड़ाई हो रही थी।
दीदी अपना दूसरा बेबी प्लान कर रही हैं, पर मैं तो दूसरा बच्चा करने से रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीदी के 2 बच्चे होंगे तो इस घर में दीदी का हिस्सा ज़्यादा होगा और मुझे कम हिस्सा मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मेरे साथ ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी। मैं दीदी को दूसरा बेबी प्लान करने ही नहीं दूंगी। लेकिन मैं उन दोनों को रोकूं तो रोकूं कैसे? नेहा ये सब सोच रही थी कि तभी उसकी नज़र राहुल पर पड़ती है, जो हॉल में बैठकर दूध पी रहा था। उसको देखकर नेहा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मिल गया मुझे उपाय। अब मैं राहुल को अपनी बातों में फंसाकर उसको उसी के पेरेंट्स के खिलाफ भड़काऊंगी और अपने बेटे राहुल का ऐसा बर्ताव देखकर दीदी और भैया राहुल में ही उलझ कर रह जाएंगे। और इस तरह वो दोनों अपने दूसरे बच्चे के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। इतना बोलकर नेहा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, जिसके बाद नेहा राहुल के पास जाकर कहती है, राहुल तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? चाची मैं तो दूध पीकर अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा था। क्यों, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी? मैं तो कब से देख रही हूँ तुम्हें। तुम जब से स्कूल से आए हो तब से तुम बाहर ही खेल रहे हो। नहीं चाची, जब से आया हूँ तब से थोड़ी देर ही बाहर गया हूँ। बाहर खेलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन दोस्त बुला रहे हैं ना, इसलिए बाहर जा रहा हूँ। लेकिन क्यों बेटा, बाहर तो तुम्हारी उम्र के इतने सारे बच्चे हैं और जहाँ तक मुझे पता है तुम बाहर ही थे। नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है। मैं बाहर खेलने के लिए गया था, लेकिन वहाँ मेरा मन नहीं लगा तो मैं वापस घर आ गया। और मेरा मन अब भी नहीं है, पर दोस्त बुला रहे तो जाना पड़ेगा ना। अच्छा ऐसी बात है राहुल, सोचो अगर तुम्हारे घर में छोटा भाई या बहन आए तो उसके साथ तुम खेलोगे? हाँ चाची, मैं छोटे भाई बहन के साथ बहुत खेलूँगा और मैं वादा करता हूँ मैं उसको मारूंगा भी नहीं। वो सब तो ठीक है, लेकिन बेटा अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई या बहन इस घर में आ जाएगा तो तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे प्यार नहीं करेंगे। उनका सारा ध्यान तो तुम्हारे छोटे भाई बहन पर चला जाएगा और तुम्हारी कोई देख रेख भी नहीं करेगा। तुम्हें तो हर समय डांट पड़ती रहेगी, क्योंकि फिर तुम बड़े भाई बन जाओगे ना, इसलिए। लेकिन चाची मम्मी तो मुझे बहुत प्यार करती है, वो मुझे कभी नहीं डांटेंगी। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि छोटे भाई बहन के आने से बड़ों की अहमियत और बढ़ जाती है? सच सच बताओ बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी मम्मी मुझसे बात कर रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि अब तुम बड़े हो गए हो और जब छोटा बेबी आएगा तो वो तुम्हें खुद से दूर कर देगी, हॉस्टल भेज देगी दीदी तुम्हें। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना तो अपनी मम्मी से जाकर ये बात पूछ सकते हो कि वो तुम्हें हॉस्टल भेजेंगी या नहीं। अपनी चाची की बात सुनकर राहुल कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है। राहुल को गुस्से में बैठा देख माया उसके पास जाती है और उसके गुस्से का कारण पूछती है। राहुल क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों बैठे हो? किसी ने कुछ बोला क्या तुम्हें? माँ अब मुझे हॉस्टल भेजोगे? हाँ राहुल, मैं तुम्हें हॉस्टल भेजने की सोच रही हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए तुम हॉस्टल जाओगे तो अच्छे से पढ़ाई होगी तुम्हारी। अपनी माँ की बात सुनकर राहुल गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। राहुल को ऐसे गुस्से में जाता देख माया कुछ समझ नहीं पाती कि उसका बेटा इतने गुस्से में क्यों जा रहा है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ राहुल की बदतमीज़ी बढ़ती ही जाती है, क्योंकि राहुल को भड़काने वाली कोई और नहीं बल्कि नेहा ही थी। ऐसे ही एक दिन राहुल अपने कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था, जहाँ वो देखता है कि एक बच्चे की माँ आती है और उसको एक थप्पड़ मारती है और उसका हाथ पकड़कर घर की तरफ ले जाती है। राहुल ये सब देख ही रहा था, तभी पीछे से नेहा आती है और एक बार फिर उसे भड़काते हुए कहती है, देखा राहुल, जिस तरह उस लड़की की माँ ने उसे मारा ना, वो भी अपने छोटे बेटे के लिए। ठीक उसी तरह तुम्हारी माँ का प्यार भी तुम्हारे लिए बदल जाएगा। वो जितना प्यार आज तुमसे करती है ना, उतना प्यार वो सिर्फ तुम्हारे छोटे भाई या बहन से करेगी। चाची मतलब जब मेरा छोटा भाई या बहन आएगा तो मम्मी मुझे छोड़ देगी, मुझसे प्यार नहीं करेगी? हाँ ऐसे ही होगा राहुल, लेकिन अगर तुम चाहो तो इन सबको रोक सकते हो। अगर तुम चाहो तो अपने मम्मी पापा को अपना छोटा भाई या बहन लाने के लिए मना कर सकते हो। लेकिन मम्मी पापा मेरी बात नहीं मानेंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? अभी तुम्हारा छोटा बेबी आया नहीं है, बल्कि तुम्हारे मम्मी पापा उसे लाने की सोच रहे हैं। वो इस दुनिया में आए इससे पहले तुम अपने मम्मी पापा को मना कर दो। नेहा की बात सुनकर राहुल ठीक वैसा ही करता है जैसा उसकी चाची उसे करने को कहती है। राहुल अब पहले से भी ज़्यादा गुस्सैल हो चुका था। वो छोटी छोटी बात पर चिल्लाने लगता, गुस्सा करने लगता।
ऐसे ही एक दिन माया राहुल के पास बैठती है, लेकिन राहुल अपनी माँ से दूर चला जाता है। ये देखकर माया को समझ में नहीं आता कि राहुल का बर्ताव इतना क्यों बदल रहा है। आखिर वो क्यों लोगों से गुस्से में बात कर रहा है, क्यों वो चिड़चिड़ा हो रहा है। बस यही जानने के लिए माया सब कुछ अपने पति वरुण को बताती है, जिसके बाद वरुण अपने बेटे राहुल के पास जाता है और उससे पूछता है, राहुल क्या हुआ, तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो बेटा? आखिर क्या वजह है, तुम हम लोगों से बात तक नहीं करते? पापा मैं बड़ा हो गया हूँ ना, तो मेरा अब अकेले रहने का मन करता है। मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी। वैसे भी मेरा प्यार तो ख़त्म होने ही वाला है। आप लोग तो मुझे हॉस्टल भेज देंगे। इतना बोलते ही राहुल वहाँ से चला जाता है। राहुल का ऐसा जवाब सुनकर वरुण के होश उड़ जाते हैं। समय बीतता है और एक दिन वरुण और माया राहुल को अपने साथ बाहर ले जाते हैं और बातों ही बातों में उससे कहते हैं, राहुल आज कैसा लगा तुम्हें? आज तो हम लोगों ने तुम्हारे साथ पूरा टाइम स्पेंड किया है। हाँ राहुल, आज तो हमने सारा समय तुम्हारे साथ बिताया है। अभी तुम ये मत कहना कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। नहीं मम्मी पापा, आप दोनों बहुत अच्छे हैं। आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत हैप्पी हूँ आज। अच्छा, अगर तुम हैप्पी हो तो मुझे ये बताओ कि अगर हम तुम्हारी इस खुशी को और बढ़ा दें तो तुम्हें कैसा लगेगा? मतलब ये कि अगर तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हारा छोटा भाई या बहन आ जाए तो कितना अच्छा लगेगा ना। माया के मुंह से अपने छोटे भाई बहन की बात सुनकर राहुल एक बार फिर चिढ़ जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, नहीं नहीं चाहिए मुझे कोई छोटा भाई बहन। मैं अकेले ही ठीक हूँ। ना मुझे दोस्त की ज़रूरत है ना छोटे भाई की। अगर इस घर में मेरा कोई छोटा भाई बहन आया तो मैं इस घर से कहीं दूर चला जाऊँगा। इतना बोलकर राहुल गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। उसका ये बर्ताव देखकर माया और वरुण हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि एक 7 साल का बच्चा ऐसी बात कैसे बोल सकता है। कुछ देर बाद वरुण माया और राहुल के साथ घर जाता है और घर जाने के बाद माया और वरुण सारी बात सुमित्रा को बताते हैं। ये सब जानने के बाद सुमित्रा भी परेशान हो जाती है। वरुण, माया, राहुल अभी सिर्फ 7 साल का है। उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। उसे तुम जो भी बोलोगी वो उसे सच मान लेगा। लेकिन माँ जी, आज से पहले हमने वरुण के सामने ना तो कभी झगड़ा किया है, ना ही उसे कभी ये एहसास दिलाया है कि हम उसे प्यार नहीं करते, बल्कि हम तो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। और वैसे भी कोई माँ बाप अपने बच्चों को अपने ही खिलाफ क्यों भड़काएगा? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को अपने खिलाफ नहीं भड़काएगा, लेकिन उसको कोई अपना ही भड़का रहा है। और वो कौन है, ये सिर्फ और सिर्फ राहुल ही बता सकता है। माँ, माया, आप दोनों चिंता मत करो। मैं राहुल को समझाऊंगा और उससे प्यार से बात करूंगा और उसे पता करने की कोशिश करूंगा कि आखिर उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें कौन डाल रहा है। इतना बोलकर वरुण राहुल के पास जाता है और उससे एक दोस्त की तरह बात करता है। राहुल भी अब अपने पापा को सारी बात बताने लगता है, पर तभी वरुण राहुल से सवाल करता है, अच्छा बेटा, अगर आपको अपना छोटा भाई या बहन पसंद नहीं है तो हम उसे लेकर नहीं आएंगे। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आपको आपका छोटा भाई या बहन पसंद क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे। जब छोटा बेबी आएगा तो आप सिर्फ उसी को प्यार करेंगे। आप मुझे हॉस्टल भेज देंगे, खुद से दूर कर देंगे, और मैं कभी घर आया तो आप मुझे मारेंगे भी। अरे, ये बात तुमसे किसने कही? हम तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहे थे। हाँ, तो मैं हॉस्टल भेजने की बात कही थी वो इसलिए क्योंकि हॉस्टल में जाकर तुम अच्छे से पढ़ाई कर सकोगे, और वैसे भी हम तो तुमसे मिलने आते ही रहेंगे। अब तुम बताओ, अगर हम तुमसे नफ़रत करते तो क्या हम तुम्हारे फ्यूचर के लिए तुम्हें हॉस्टल भेजते? अगर हम तुमसे नफ़रत करते तो क्या हम तुमसे मिलने के लिए हॉस्टल आएंगे? नहीं ना? हाँ पापा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन चाची ने कहा था कि आप और माँ मुझसे नफ़रत करोगे। तो तुम्हें ये सब तुम्हारी चाची ने कहा। कोई बात नहीं, हम चाची को भी समझा देंगे, लेकिन हम तुमसे नफ़रत नहीं करेंगे। बेटा, तुम हमारी जान हो, और भला कोई अपनी जान के बिना ज़िंदा रह सकता है? नहीं ना? अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें हॉस्टल ना भेजें तो हम तुम्हें हॉस्टल नहीं भेजेंगे। वरुण की बात सुनकर राहुल उसे गले से लगा लेता है और वहाँ से खुश होकर चला जाता है। लेकिन वरुण को ये बात पता चल गई थी कि राहुल को कौन भड़का रहा है, जिसके बाद वरुण अपनी माँ और पत्नी को सारी बात बताता है। सारी बात जानने के बाद माया और सुमित्रा नेहा को अपने पास बुलाते हैं और उससे सवाल करते हैं, क्यों नेहा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझा,
और तुम ही मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। अरे ठीक है, तुम्हें अपना दूसरा बच्चा नहीं करना तो तुम मत करो, लेकिन हम सोच रहे हैं हम उसे पालेंगे, तुम इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? हमने ना तो तुम्हारे ऊपर अपने बेटे को छोड़ा है और ना ही कभी छोड़ेंगे। हम कभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। ये सब जानने के बाद भी तुमने ऐसा किया क्यों? ऐसी क्या वजह रही जो तुमने राहुल को इतना भड़का दिया, राहुल के मन में इतना जहर घोल दिया? वो इसलिए दीदी क्योंकि अगर आपके 2 बच्चे होंगे और मेरी सिर्फ एक बेटी रहेगी, और जब घर के बंटवारे की बात होगी तो इस घर में आपके नाम का हिस्सा ज़्यादा होगा। उसकी ऐसी बात सुनकर सुमित्रा के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी बहू को फटकार लगाते हुए कहती है, नेहा बहू, तेरी सोच इतनी गिरी और घटिया होगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे पहले तो तुमने ही मुझे कहा था ना कि तुम्हारे और तुम्हारी जेठानी के बीच में कोई मतभेद नहीं होगा, वो भी खास कर घर को लेकर। और आज तुम घर को लेकर इतना बड़ा कदम उठा रही थी। तुम्हारी एक गलती की वजह से राहुल हमसे दूर जा रहा था। तुम्हें पता भी है अगर वो हमसे दूर चला जाता तो वो गलत स्टेप भी उठा सकता था। सोचो अगर तुम्हारी बेटी के साथ तुम्हारी जेठानी ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? और तुम्हें बता दो, इस घर में अगर कभी बंटवारा हुआ तो 2 हिस्सों में ही होगा, और वो भी बराबर बराबर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी एक बेटी है या इसके 2 बच्चे। सुमित्रा की बात सुनकर नेहा की आंखें शर्म से झुक जाती है और वो अपनी जेठानी और जेठ से माफ़ी मांगती है। उसकी आंखों में पछतावा देखकर उसके घर वाले उसे माफ़ कर देते हैं, जिसके बाद नेहा उनको वादा करती है कि आगे से वो ऐसा कभी कुछ भी नहीं करेगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इसी कहावत का जीता जागता उदाहरण है हमारी निर्मला देवी जी, जिन्हें अपनी बहू के अंदर कभी कोई गुण नजर ही नहीं आता। अरे 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 अरे, छी 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 छी, ये कैसी सब्जी बनाई है? ना तो इसमें ठीक से नमक का कोई स्वाद आ रहा है, ना ही मिर्च का। तुझे पता है आज खाने पर मेरी जीजी अपनी बहू के साथ आ रही है, उसके बाद भी तूने सबके लिए ऐसा खाना बना डाला। लेकिन माँ जी, अभी तो मैंने सब्जी चख कर देखी, बिल्कुल ठीक तो बनी है, मुझे तो इसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही। अरे चुप कर। अरे कहाँ है निर्मला? अरे जीजी आ गई, जल्दी से चाय चढ़ाओ उनके लिए। निर्मला हॉल में जाती है, तभी सावित्री देवी की बहू स्वीटी सर पर पल्लू रखे हुए निर्मला के पैर छूती है। प्रणाम मौसी जी। अरे प्रणाम बेटा प्रणाम, जीती रहो। कितने अच्छे संस्कार है तुम्हारे। आज के ज़माने में भी सर पर पल्लू, बड़ों के पैर छूने के संस्कार है तुम्हारे अंदर। और एक हमारी बहू को देख लो, ना कभी सर पर पल्लू रखती है और पैर छूना तो दूर, कभी सुबह उठकर बड़ों को प्रणाम तक नहीं करती। नहीं मौसी जी, मुझे तो मेरी माँ ने हमेशा से ऐसे संस्कार दिए हैं। बड़ों की चरण स्पर्श किए बिना तो मेरी सुबह ही नहीं हो सकती। बड़ों के चरणों में तो स्वर्ग होता है। मेरे लिए तो मेरे बड़े भगवान से भी पहले आते हैं। अरे वाह 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 बेटा, क्या संस्कार है तुम्हारे। प्रणाम मौसी जी, कैसी हो स्वीटी? प्रणाम बेटा प्रणाम। अरे वाह शालू बेटा, तुम तो बड़ी जल्दी हमारे लिए चाय भी बना कर ले आई। जी मौसी जी, वो अरे इससे तो ज़बरदस्ती कहकर मैंने ये चाय बनवाई है, वरना ये कहाँ किसी के लिए ऐसे चाय बना कर ले आए। क्या तुम भी। दीदी आपने चाय बना दी है तो मैं सबके लिए पकोड़े बना कर ले आती हूँ। मम्मी जी को पकोड़े बहुत पसंद है, और मैंने सुना है मौसी जी आपको भी पकोड़े बहुत पसंद है। अरे वाह बेटा, तुम पहली बार मेरे घर में आई हो और तुम्हें मेरी पसंद नापसंद का कितना ख्याल है। अरे कैसे देखो, इतने साल हो गए इस घर में ब्याह कर आए हुए, आज तक कभी मेरे लिए इस तरह पकोड़े नहीं बनाए इसने। लेकिन माँ जी, अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने आपके लिए पकोड़े। अरे चुप कर तो। जा स्वीटी बहू, तू हमारे लिए पकोड़े बना कर ले आ बेटा। स्वीटी किचन में जाकर उनके लिए पकोड़े बनाकर ले आती है। माँ जी, आपको प्याज के पकोड़े पसंद है ना, इसलिए मैंने आपके लिए प्याज के पकोड़े ज़्यादा बनाए हैं। और मौसी जी, आपको चाट मसाले वाले आलू के पकोड़े पसंद है ना, इसलिए आपके लिए चाट मसाला छिड़क कर आलू के पकोड़े लेकर आई हूँ। अरे बस कर बहू, अब तू मुझे रुलाएगी क्या? आप तो बड़ी किस्मत वाली हो जीजी, जो आपको स्वीटी जैसी सर्वगुण संपन्न बहू मिली। वो तो है निर्मला, मेरी बहू है तो सर्वगुण संपन्न। कूट कूट के संस्कार भरे हैं मेरी स्वीटी के अंदर। सच कहा जीजी, लेकिन पता नहीं मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो भगवान ने मुझे ऐसी बहू दे दी। लेकिन मम्मी जी,
मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ। देखो देखो कैसे आपके सामने मुझसे ज़बान लड़ा रही है। वो सब छोड़, अब हम चलते हैं। घर जाकर स्वीटी को सबके लिए रात का खाना भी तो बनाना है। ठीक है जीजी। ये लो स्वीटी बहू, आज तुम पहली बार अपनी मौसी सास के घर में आई हो। ऊपर से तुमने हमें इतने टेस्टी पकौड़े बनाकर खिलाए जो इसके राज में तो मुझे कभी खाने को नहीं मिले। ये लो बहू, अपना शगुन रखो। मौसी जी, मैं आपकी भावना का सम्मान करती हूँ, लेकिन ये शगुन मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। आप अपने आशीर्वाद के रूप में मुझे शगुन के 11 रुपये दे दीजिए, मैं उन्हें हमेशा संभाल कर रखूँगी। अरे बेटा, तेरे इन्हीं संस्कारों ने तो मेरा दिल जीत लिया। काश तू मेरी बहू होती तो मेरी जिंदगी भी सफल हो जाती। स्वीटी जाने से पहले निर्मला के पैर छूती है और अपनी सास के साथ वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही निर्मला अपनी बहू शालू को टेढ़ी नज़रों से देखने लगती है। अरे अब मैंने क्या किया? देखा कैसी सर्वगुण संपन्ना बहू है जीजी की। बिना बोले मेरे लिए चाट मसाले वाले आलू के पकौड़े बना कर ले आई। और एक तू है जिसे कुछ बनाने को कहो तो वो चीज़ बनाने से पहले तेरा मुंह बन जाता है। अब ये क्या कह रही हो माँ जी? मैंने कब किया ऐसा? याद कर उस दिन जब मैंने तुझे बादाम वाली खीर बनाने को बोला था तो कैसे मेरे मुंह पर मना कर दिया था तूने। अरे लेकिन उस दिन आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, इसलिए मैंने आपको खीर खाने को नहीं दी। बस बस सब जानती हूँ मैं। निर्मला मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद। प्रणाम मौसी जी, पाए लागू। अरे जीती रे बेटा, खुश रहे। मौसी जी, आज मैंने घर पर दही वड़े और पापड़ी चाट बनाई थी। माँ जी ने बताया कि आपको भी दही वड़े और पापड़ी चाट बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपके लिए भी ले आई। वाह बहू, आज कितने दिनों बाद मुझे दही वड़े और पापड़ी चाट के दर्शन हुए हैं। एक तो है जो मेरी पसंद का इतना ख्याल रख रही है, वरना मैं इसे इतनी बार कहती हूँ ये मेरे लिए कभी मेरी पसंद की चीज़ें नहीं बनाती। लेकिन मम्मी जी आप ही तो कहती हैं ऑयली खाने से मुझे एसिडिटी होती है, वरना मैं तो हर संडे आपके लिए दही वड़े और पापड़ी चाट बना लूँ। वो क्या है ना शालू दीदी, मैं जानती हूँ कि ज़्यादा तले खाने से मौसी जी को एसिडिटी होती है, इसलिए उस दिन पकौड़े बनाते हुए भी मैंने अच्छी तरह से टिश्यू पेपर से उनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया था। और घर पर तो मैंने एयर फ्रायर लाया हुआ है ताकि सबको बिना ऑयल के अच्छा खाना बनाकर खिला सकूँ। मैंने ये सब कुछ ना एयर फ्रायर में बनाया है मौसी जी, इस खाने से आपको बिल्कुल भी एसिडिटी नहीं होगी। अच्छा मौसी जी, प्रणाम। अब मैं चलती हूँ, मुझे घर जाकर माँ जी के सर की तेल मालिश भी तो करनी है। हाँ हाँ बेटा तुम जाओ, ये सब तुमने ना बहुत अच्छा बनाया है, खाकर मज़ा आ गया। जीजी को मेरी याद देना। जी मौसी जी। स्वीटी के जाने के बाद। इससे कहते हैं सेहत का ख्याल रखना। तुझसे तो बस हर काम के लिए बहाना बनवा लो। इसमें तेल ज़्यादा है आपको एसिडिटी होती है, इसमें शक्कर ज़्यादा है आपका शुगर बढ़ जाता है। अच्छी तरह पता है मुझे, सब बहाने हैं बहाने। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, मुझे बस आपकी सेहत की चिंता है। अरे चुप कर, मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो तुम मुझे बहू के रूप में मिली। काश सावित्री जीजी की जगह स्वीटी मेरी बहू होती तो मेरा बुढ़ापा कितना अच्छा हो जाता। इसी तरह हर रोज़ निर्मला देवी अपनी बहू शालू के सामने स्वीटी की तारीफ़ों के पुल बांधती और बार बार स्वीटी जैसी बहू मिलने की बातें करती रहती। एक शाम। माँ जी बाऊ जी खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। दोनों खाना खाते हैं, तभी खाने का पहला निवाला खाती ही निर्मला उस खाने को थूक देती है। छे 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 छे, ये सब्जी बनाई है तूने? शादी को इतने साल हो गए लेकिन आज तक ढंग का खाना बनाना नहीं आया तुझे। एक तू है और एक जीजी की बहू है, उसकी शादी हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए, फिर भी इतना टेस्टी खाना बनाती है। उसके हाथ की सब्जी कोई एक बार खा ले तो अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है, एकदम मसालेदार चटपटी। और एक तू है जिसने ऐसी सब्जी बनाई है जिसमें मिर्च मसाले का कोई अता पता ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे पानी में सब्जी उबाल कर दे दी हो। जाकर कुछ सीख स्वीटी से, उससे उसके अच्छे संस्कार नहीं तो कम से कम अच्छा खाना बनाना ही सीख ले। अरे भगवान, ये तुम क्या बोले जा रही हो? खाना तो ठीक ही बनाया है बहू ने, और तुम्हें भी पता है कि डॉक्टर ने तुम्हें ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाने से मना किया है, इसीलिए बहू खाने में कम मसाले डालती है।
आप ना इसकी तरफदारी मत किया करो जी, आपकी वजह से इतनी ज़्यादा सर पर चढ़ गई है। नहीं खाना मुझे इसके हाथ का खाना। जा ले जा इसे यहाँ से। मैं तो आज जीजी के घर जाकर स्वीटी बहू के हाथ का खाना ही खाऊंगी। निर्मला मुंह चढ़ाकर अपनी जीजी के घर जाती है, लेकिन घर में घुसते ही उसे चिल्लाने की तेज तेज आवाज सुनाई देती है। अरे जीजी के घर में तो सब बड़े शांत रहते हैं, तो आज घर में इतनी चिल्लम चिल्ली कौन कर रहा है? देखो तो। तुम दोनों बुड्ढी बुढ़ियों ने पागल करके रख दिया है मुझे। जब से घर में आई हूँ मुफ्त की रोटियां हजम किए जा रहे हो। अब एक और दिन भी अपने साथ इस घर में रहने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। लेकिन स्वीटी, तुमने तो कहा था तुम हमेशा मम्मी पापा की सेवा करोगी। मुझे जितनी सेवा करनी थी मैं कर चुकी। और अगर तुम्हें अपने माँ बाप पर ज्यादा प्यार आ रहा है ना, तो तुम्हें भी इन दोनों के साथ घर से बाहर फेंक देती हूँ। फेंक दो। नहीं 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 नहीं। तो जाओ यहाँ से। स्वीटी अपने सास ससुर को उनके सामान समेत घर से बाहर फेंक देती है। स्वीटी का असली रूप देखकर आज निर्मला जी की तो होश ही उड़ जाते हैं। वो अपनी जीजी और जीजाजी को अपने घर ले आती है। अरे मौसा जी, मौसी जी, आप यहाँ? मम्मी जी, आप तो वहाँ पर स्वीटी के हाथ का खाना खाने गई थी, इतनी जल्दी आ भी गई, वो भी मौसा जी और मौसी जी के साथ। अरे काहे का खाना बहू, उस चुड़ैल ने तो हमें घर से धक्के मार कर निकाल दिया। जिस बहू को मैं हमेशा सर्वगुण संपन्न समझती रही, उसी बहू ने सब कुछ अपने हाथ में आते ही हमें हमारे घर से ही बेघर कर दिया। अरे बाप रे बाप, अच्छा हुआ कि मम्मी जी के कहने पर मैं स्वीटी जैसी नहीं बनी, वरना मम्मी जी आज आप भी हैं। वैसे अगर आप अभी भी चाहती हो तो मैं बन जाती हूँ स्वीटी जैसी। इससे स्वीटी जैसी सर्वगुण संपन्न बहू लाने की आपकी ख्वाहिश भी तो पूरी हो जाएगी ना। अरे नहीं नहीं बहू, तू ही मेरी सर्वगुण संपन्न बहू है। मेरे लिए तो तू ऐसी ही सबसे अच्छी है, कभी किसी की तरह मत बनना। निर्मला का चेहरा देखकर शालू अपनी हंसी नहीं रोक पाती। स्वीटी का असली रूप देखकर निर्मला को अच्छी तरह कल आ जाती है और उस दिन के बाद निर्मला फिर कभी अपनी बहू शालू को किसी के जैसा बनने को नहीं कहती और उसे उसकी कद्र भी अच्छी तरह समझ में आ जाती है। कहते हैं वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब किसके दिन फिर जाए क्या पता। राधा की शादी होती है राजा से। राजा एक बहुत ही संस्कारी लड़का होता है, लेकिन उसकी माँ का मिजाज काफी अलग। राधा, ज्यादा काम मत किया करो, हम लोगों के घर नौकरानी है, वो घर का सारा काम करती है। तुम बहू हो, अभी नई नई शादी हुई है, तुम आराम करो। तभी ससुर आ जाते हैं। कैसी बात करती हो लिली? बहू आराम करेगी तो काम कौन करेगा? नौकरानी कमला करेगी काम, आखिर तनख्वाह देते हैं हम लोग उसे, तो काम नहीं करेगी क्या? तुम दोनों सास बहू कान खोल कर सुन लो, कमला काम नहीं करेगी, वो सिर्फ राजा का ख्याल रखेगी। लेकिन पापा जी, मैं हूं ना इनका ख्याल रखने के लिए, फिर मैं क्या करूंगी? नहीं, तुम्हारे पति यानी मेरे बेटे को कमला ने संभाला है, वही उसकी माँ है और वो इस घर में राज करेगी। काम करने के लिए तुम दोनों हो ना। एक तरफ जहां बहू को कमला का राज समझ में नहीं आता, तो वहीं पति की बात सुनकर तो मानो सास को गुस्सा ही आ जाता है। अरे बकवास बंद करो, नौकरानी को सर पर चढ़ा रखा है तुम लोगों ने, हद होती है। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इस नौकरानी कमला से। तभी राजा आ जाता है। राजा के आते ही राधा उसे पानी देती है कि नौकरानी आ जाती है। नहीं नहीं, राजा को गर्म पानी देना होता है, नहीं तो उसकी खांसी शुरू हो जाती है। राधा देखती है कि सामने एक अजीब सी नौकरानी जैसी औरत खड़ी है। आप कौन है? पापा, ये कौन है? बेटा, वो हमारी नौकरानी है। राजा की माँ का मिजाज देख रही हो ना, मॉडलिंग करती थी अपने ज़माने में। ऐसे में राजा कैसे पला है ये सिर्फ कमला ही जानती है। राजा के लिए ये माँ के समान है। ऐसे में इसी ने राजा को बचपन से बड़ा किया है, वो इसी के पास रहता था। वो जानती है कि राजा को क्या चाहिए, कब चाहिए। अच्छा ठीक है पापा जी। तभी नौकरानी, जो कि काफ़ी सालों से उस घर में होती है और खुद को राजा की माँ समझती है, राधा पर सास की तरह हुक्म चलाने लगती है। अगर मेरे बारे में पूरा ब्यौरा ले लिया हो तो ज़रा तेल गरम करके ले आओ, राजा के बाल में लगाना है। कितने सूखे लग रहे हैं बाल। राधा को अजीब लगता है कि ये क्या हो रहा है। सास है जो उड़ी फिर रही है और नौकरानी खुद को सास मान रही है। माननी किसकी बात है, वो कंफ्यूज हो जाती है कि क्या बात है बहू,
कमला की बात को सुनकर अनसुना क्यों कर रही हो? वो राजा के बाल में तेल लगाने के लिए तेल मांग रही है ना, ला कर दो उसे। और हाँ बहू, कमला की कोई बात ऐसी ना हो जो तुम ना मानो, वरना ठीक नहीं होगा, समझी? ससुर की डांट सुनकर राधा चुपचाप तेल गरम करने चली जाती है। हाय रे किस्मत, जो सास है वो बहन बनकर घूम रही है और जो नौकरानी है वो सास बनी है। राधा तेल गरम करके नौकरानी को दे देती है। क्या रे बहू, तेरे को पता नहीं क्या? कटोरी गरम है ना तो किसी चीज में रख कर देनी होती है। हाँ राधा, माँ जी का हाथ जल जाएगा तो रुको माँ जी, मैं लेकर आता हूँ। राजा के मुंह से नौकरानी के लिए माँ शब्द सुनकर राधा हैरान हो जाती है। वहीं राजा तेल को प्लेट में रखकर नौकरानी को देता है और वो उसके सर पर तेल लगाती है। वाह माँ जी, मज़ा ही आ गया। तभी राधा की सास वहाँ से निकल रही थी। अगर आपका घूमना हो गया हो तो ज़रा रसोई में भी नज़र डाल लो, जब देखो तब मटकना, खाना भी लगाना है। सास नौकरानी को न जाने क्यों कुछ नहीं कहती। हाँ राधा, खाना लगा दो, वैसे भी मेरी योगा क्लास है, खाने के बाद मैं थोड़ा आराम करूँगी, फिर ग्रीन टी लेकर योगा जाऊँगी। जी माँ जी, मैं दोनों का खाना लगा देती हूँ। राधा 2 प्लेट में खाना लेकर आती है। एक प्लेट अपनी सास और दूसरी प्लेट राजा के सामने रख देती है। वाह बहू, और मेरी थाली कहाँ है? राधा को गुस्सा आता है। आपको क्यों खाना दूं मैं? और वैसे भी ये खाना हम लोगों के लिए है। आपके लिए कल की दाल है, वो ले लेना। हाय रे, राधा की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। राधा की सास हैरानी से राधा की ओर देख रही थी। तभी वहां ससुर आ जाते हैं। राजा भागकर नौकरानी का हाथ पकड़ लेता है। कितनी जबान चल रही है इसकी। अरे जिस पति की पत्नी बनकर आई है ना, उसे मैंने पाला है, मैंने, समझी? खाना कैसे नहीं खिलाती तू, वो मैं देखती हूँ। और रहा सवाल कल की दाल का, तो अब वो दाल तू खाएगी। बढ़िया ही। राधा, यही संस्कार है तुम्हारे घर के? अरे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई तुम्हारे माता पिता ने? देखिए पापा, एक नौकरानी के लिए मेरे मम्मी पापा के संस्कार की बात नहीं करे तो अच्छा होगा, समझे? राधा ये बोलकर वहां से निकल रही थी कि तभी अचानक उसके कान में उसके पति राजा की आवाज आती है। देखो राधा, कमला माँ का अपमान करके तुमने ठीक नहीं किया। या तो तुम उनसे माफी मांगो या घर से निकल जाओ। अरे ये तो किसी फिल्मी ड्रामे की तरह लग रहा है। नौकरानी से माफी, नहीं तो घर से बाहर। ये क्या माजरा है? राधा नौकरानी से तभी तो माफी मांग लेती है और कमरे में चली जाती है, लेकिन वो ठान लेती है कि वो पता लगा कर रहेगी कि क्या सिर्फ इसलिए कि नौकरानी ने पति को पाला है वो इस घर में राज कर रही है, या फिर मामला कुछ और है। राधा अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मैं अंदर आऊं? राधा की सास बेहद हाई फाई सी औरत थी। वो राधा को देख कर कहती है, हाँ हाँ राधा, बोलो क्या काम है, सब ठीक है ना? वैसे सुबह तुम्हारी बेइज्जती देखकर अच्छा नहीं लगा। पर सासू माँ ये क्या है? नौकरानी को इन्होंने और पिताजी ने इतना सर पर क्यों चढ़ा रखा है? वो क्या है ना, राजा को उसी ने पाला है। मैं तो मॉडल थी, अपने शूट में बिजी रहती थी, लेकिन अब लगता है कि मैंने अपना घर बर्बाद कर दिया। कई बार सोचती हूँ कि इस नौकरानी को सबक सिखाऊं या घर से निकाल दूं, लेकिन राजा के पापा और राजा उसे इतना मानते हैं कि वो लोग मुझे घर से निकालने के लिए राजी है, पर नौकरानी को नहीं। तो ये बात है। तो इसी बात पर नौकरानी जी हवा में उड़ रही है। चिंता न करें माँ जी, मैं ही इसे ठिकाने लगाती हूँ। रात में बहू पति के पास जाती है और कहती है, वो क्या है ना, शादी की बात कहाँ कहाँ क्या क्या इन्वेस्ट करना है, उसकी प्लानिंग के लिए मुझे आपके और अपने फाइनेंशियल संभालने होंगे, समझ रहे हैं ना आप? तो आगे से सैलरी आप मुझे दीजिएगा, पापा को नहीं। पापा को तो मैं वैसे भी नहीं देता, मैं तो कमला माँ को देता हूँ, वही मेरे पैसे का हिसाब रखती है। राधा को तो मानो कांटों खून सूख लेता है। क्या? नौकरानी को? नौकरानी को कौन अपनी तनख्वाह देता है जी? देखो राधा, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, नौकरानी बोलकर उनका अपमान ना किया करो। अब हाँ, गलती हो गई, सॉरी। अगले रोज वो सभी के सामने कमला से कहती है, आंटी जी, वो क्या है ना, मुझे और राजा को एक बड़ा घर लेना है, तो उसके लिए अब तक राजा ने जो पैसे कमाए हैं ना, उसकी सारी डिटेल मुझे चाहिए, क्योंकि वो तो सारा पैसा आपको देता है।
आपके पास कितना कब कहाँ खर्च हुआ उसका हिसाब तो होगा ही। नौकरानी घबरा जाती है, लेकिन फिर भी हाँ हाँ और क्या, वैसे भी उसके पैसे जैसे कि तैसे ही है, मुझे राजा के पैसे से क्या लेना देना। उस दिन कमला घर में परेशान से घूम रही थी। थोड़ी ही देर में, अच्छा मैं ना अब घर जाऊंगी, वो क्या है ना मेरा बेटा आने वाला है, वो बाहर पढ़ाई करता है ना। कमला निकल जाती है और उसके पीछे निकलती है राधा बहू। आज तो मैं इसका राज सबके सामने लाकर ही रहूंगी कि कैसे इमोशनल करके ये कमला इस पूरे घर पर राज कर रही है। लेकिन ये क्या, राधा देखती है कि कमला एक बहुत ही सुंदर से घर में घुसती है जिसके बाहर लिखा था कमला निवास। ओहो, तो हम लोगों के पैसों से ये इतना बड़ा घर भी खरीद कर बैठी हैं। अब बताती हूँ इसे। राधा खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ कमला अपने बेटे से कह रही थी, बेटा मुझे लग रहा है कि अब तुझे नौकरी देखनी ही होगी। इस घर में मेरा खेल खत्म होने वाला है। राजा की बीवी एक नंबर की चालू आई है। अरे मुझसे पैसों का हिसाब मांग रही थी। ओहो माँ, उस पागल राजा से बात करो ना कि अपनी बीवी को घर से निकाल दे। अरे वो तो उल्लू की तरह तुम्हारी बात मानता है। उसे तो पता ही नहीं कि कैसे तुम उसे इमोशनल पागल बनाकर उसके पैसे खुद पर खर्च करती हो। मोटी सैलरी लेती हो और उसकी माँ के खिलाफ कान भरकर तुम सारा काम भी उसकी माँ से करवाती हो। कल जाकर राजा से बोल देना, तेरी बीवी का चाल चलन ठीक नहीं बेटा, इस घर से निकाल दे। ठीक बोल रहा है बेटा, ऐसा ही करती हूँ। अगले रोज कमला जैसे ही राजा को कहती है, बेटा तेरी बीवी ना अच्छी नहीं है, उसके चाल चलन में खराबी है। लेकिन ये क्या, राजा तो ये सुनकर भड़क जाता है। आंटी, मेरी बीवी बिल्कुल अच्छी है, गंदी और गलत तो आप है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। इससे पहले मेरे सारे पैसे वापस करो। और हाँ, अब तुम्हारी सच्चाई सब हमारे सामने आ चुकी है। ये बोलकर राजा नौकरानी को मोबाइल दिखाता है जिसमें राधा ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। और अब जितनी जल्दी हो इस घर से 9 तो 11 हो जाओ। घर का सामान भी चुराती थी तुम, गलती मेरी ही थी। बेटे के प्यार में सब भूल गया। मेरी बीवी ही इस घर की असली लक्ष्मी है। सास राधा को देखकर खुश होती है और नौकरानी का सारा घमंड उतर चुका था। वो वहां से चली जाती है।